आज मैं कुंदन कुमार डस्ट ऑफ स्नो जो क्लास 10th की सीबीएसई की एक पोएम है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखित पोएम, आज मैं उसकी चर्चा करूंगा, जिसमें आज आप इसमें देखेंगे कि इसमें आखिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें किस चीज़ों के बारे में मुझे बताते हैं और इस पोएम में कहाँ कहाँ किस प्रकार का फिगर्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल किया गया है, इसे भी आज हम लोग देखेंगे। इसी में मैं देखूंगा कि खास करके अमेरिकन पोएट्री में क्या क्या किस किस के बारे में कुछ लिखने की कोशिश करते हैं। आज मैं उसी की भी इसी में चर्चा करूंगा। जैसे कि इसमें बातें आती है डस्ट ऑफ स्नो की, जो कि पोएट के माइंड को बिल्कुल चेंज कर देता है, ताकि द वे a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and shaped some part of a day I had rued। इसमें ये जो पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, ये तो पोएम आप देख रहे हैं। इससे पहले थोड़ी सी चर्चा रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में कर दिया जाए, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट चेस द ओल्ड फैशन वे टू बी न्यू। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमेशा कोशिश करते थे कि ओल्ड फैशन को भी नया किया जा सकता है, लेकिन उसका रास्ता नए तरीके का हो। अमेरिकन पोएट्री इन द अर्ली 20th सेंचुरी वॉज लार्जली एक्सपेरिमेंटल। अमेरिकन पोएट्री जो 20th सेंचुरी के शुरुआत में ही बहुत ही एक्सपेरिमेंटल बढ़ता चलता चला गया। फर्स्ट portrays countryside with a tone of sadness and hint of life responsibility। फर्स्ट जो भी कुछ अपनी पोएम में बताने की कोशिश करते हैं, वो खास करके उनका टोन बड़ा ही सैडनेस और लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में उन्होंने बताने की कोशिश किया है। खास करके जब भी अभी कभी आप अगर अमेरिकन पोएट के बारे में जब भी कुछ पढ़ेंगे, तो आपको ऐसा उसमें देखने का मौका मिलेगा कि most of the American poets writing in English were engaged in twofold tasks: to define the self or to identify the nation। वो खुद यानी तो अपने बारे में और यानी तो अपने नेशन के बारे में ही उनका मुख्यतः टास्क वही रहता है जब वो अपने पोएम में लिखने की कोशिश करते हैं। इसमें जो पोएट बताने जा रहे हैं, जिससे कि इसमें आप देखेंगे कि इसमें तो एक बात इसमें लिख दी गई है कि 1850 to 1855 को अमेरिकन रीना शाह के नाम से जाना जाता है, और इस रॉबर्ट फ्रॉस्ट को द पोएट ऑफ टेरर के नाम से भी हम जानते हैं। जिनके जन्म की मैं बातें करूँ, इनका जन्म 26 मार्च 1874 को हुआ और इनकी डेथ 29 जनवरी 1963 की इनकी डेथ हो गई। इसमें पोएट बताते हैं कि the poet says that once he was in a sad depressive mood and was sitting under a hemlock tree। एक समय की बात है कि पोएट बिल्कुल सैड डिप्रेसिव मूड में कहाँ बैठे थे, हेमलॉक ट्री के नीचे। अचानक shook down the dust of snow on the poet, अचानक डालियों का हिलना और उसके ऊपर स्नो का गिर जाना, अचानक पोएट का माइंड चेंज हो जाना। और जो इनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा ही समस्या का सामना करना पड़ा था। शुरू में इन्हें जब अमेरिका में थे तो इन्हें कोई भी पब्लिशर इनकी रचना को पब्लिश करने को तैयार नहीं। ये 1912 में फिर मूव टू इंग्लैंड चले गए, वहाँ जाके फिर अपनी रचना करी। उसके बाद पुनः फिर सोचे कि नहीं, मुझे अपने देश में रहकर अपने देश के बारे में लिखना चाहिए। फिर वहाँ आए अमेरिका, तब फिर जाकर इन्हें वहाँ का पब्लिशर ने इन्हें अपने पोएम को पब्लिश करने की इजाज़त दी और पब्लिश भी किया। इसमें जो अभी जो पर चर्चा करूँगा, जैसे इसमें कुछ वर्ड्स हैं, जैसे क्रो सिग्निफाइज डिप्रेसिव एंड सॉरोफुल मूड एंड हेमलॉक ट्री इज़ अ पॉइजनस ट्री। क्रो किस चीज़ों को सिग्निफाइज करता है, तो वो डिप्रेसिव एंड सॉरोफुल मूड को, क्योंकि बहुत ही डिप्रेस्ड मूड में है और बड़ी दुखियाली मूड को शो करता है। हेमलॉक ट्री क्या है, तो एक पॉइजनस ट्री है। बोथ सर द पोइट वॉज नॉट इन गुड
mood, so he describes dark, depressive, bitter side of nature। तो खास करके देखा जाए तो वो इसमें किसी भी रूप में देखा जाए तो पोएट अच्छे मूड में नहीं होते, इसलिए उसमें डार्क, डिप्रेसिव, बिटर साइड इसके बारे में बताने की कोशिश करता, जो कि नेचर उनका उस समय का था। इसमें द स्नो जो है, द स्नो चेंज द मूड, then realized that he had just wasted a part of day, repenting and being lost in sorrow. Nature and helping emotion। अब इसमें हम देखते हैं कि खास करके स्नो उनके मूड को चेंज कर देता है, जो ऐसा अनुभव भी दिलाता है कि उन्होंने अपने लाइफ को फालतू में बर्बाद किया, दिन को भी फालतू में बर्बाद किया, फालतू में रिपेंटेशन कर कर, जो कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इसका थीम है कि इस पोएम को हम पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि इसका थीम क्या निकलता है। साथ साथ में इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सा लिटरेरी डिवाइस इसमें इस्तेमाल किया गया है। पहले इसके सेंस को पूरा को पहले में समझ लें कि द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ये इसमें 2 स्टेंजा है, ये 4 लाइन्स के स्टेंजाज हैं दोनों। तो कि जिस तरह जैसे कौवे ने धतूरे पर से मेरे ऊपर बर्फ की धूल हिलाई और वो मेरे ऊपर आकर गिरा। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड शिफ्ट सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। र्यूड का मतलब होता है हेल्ड इन रिग्रेट, उसी को पछताना जो कहते हैं। और उसने मेरे मूड को ही बदल दिया। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, उसने मेरे मूड को ही बदल दिया और उस दिन के जो बचे हुए हिस्से थे उससे मुझे बचा लिया, जिसके बारे में मैं पश्चाताप कर लिया था। जो कि पश्चाताप तो फालतू का इमोशन है जिसको आप चाह करके वो रिटर्न नहीं कर सकते नहीं। और इसकी पोएम की जो थीम है वो थीम है कम्युनिकेशन बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन्स नेचर, हीलिंग एंड हेल्पिंग विथ नेगेटिव ह्यूमन इमोशंस और द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल नेचुरल इवेंट्स। कहा भी जाता है कि कम्युनिकेशन नेचर एंड ह्यूमंस के बीच क्या कम्युनिकेशन करने की बात करते हैं इसमें। ये नेचर हीलिंग और ख़ास करके निगेटिव ह्यूमन इमोशंस को बदलने के लिए छोटी सी झलक, छोटी सी वस्तु ही काफ़ी होती है। इसके बारे में इन्होंने पोएट ने इसमें बताने की कोशिश किया है। वो छोटी सी वस्तु ही बदलने के लिए काफ़ी है। खास करके कहा भी जाता है कि ये जो पोएम है, द पोएम एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड। ये पोएम में खास करके पोएट बताते हैं कि छोटी सी वस्तु की महत्वपूर्णता को देखते हुए वो छोटी सी वस्तु ही किसी व्यक्ति की मूड को चेंज करने के लिए सफिशिएंट होता है नहीं। इसी के बारे में उन्होंने पोएट ने बताने की कोशिश भी किया, क्योंकि इस पोएम में आपको देखने का मौका भी मिला है और सब देखे भी हैं। खास करके मैं भी चर्चा करता हूँ कि इसमें कौन कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच इसमें इस्तेमाल किया गया, इसकी चर्चा मैं भी जस्ट करूँगा, जो कि अभी आप इसमें देखेंगे भी। यहाँ पे जो आपको लिखा मिल भी रहा है कि डस्ट ऑफ स्नो, इट वॉज पब्लिश्ड इन न्यू हेमिस्फीयर इन 1923। ये इस पोएम को 1923 में पब्लिश किया गया था और इन्हीं पर इन्हें पुलित्जर प्राइज़ भी इन्हें दिया गया। ये पोएम में खास करके द डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट टॉक्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन आवर लाइफ। इस पोएम में खास करके रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने छोटी छोटी वस्तुओं का इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में क्या है इसके बारे में बताते हैं। दीज स्मॉल थिंग्स कैन चेंज द एटीट्यूड ऑफ द पीपल एट ए लार्ज लेवल। ये छोटी सी वस्तुएं, छोटी सी कुछ ऐसी वर्क जीवन में हो जाते हैं जो बस उतना ही जीवन में इंसानों को एटीट्यूड को चेंज करने के लिए सफिशिएंट हो जाता है और इंसान एक लार्ज लेवल पे चलता चला जाता है। इन द पोएम द पोएट राइट्स अ क्रो हु सेक्स ऑफ द स्नो डस्ट, द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सॉरो। याद रहे कि इस पोएम में पोएट एक क्रो को सिम्बलाइज करता हुआ, जो कि उनके ऊपर वो पेड़ को, डाली को हिलाता हुआ और उसी के ऊपर से कुछ बर्फ़ गिरा देना, जिससे कि पोएट का मूड चेंज हो जाता है। इसमें द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री किसको रिप्रेजेंट करता है, तो सॉरो को रिप्रेजेंट करता है। इसमें कौन कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल किया गया उसको ज़रा समय भी देखूंगा। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अलिट्रेशन का इस्तेमाल किया गया, जो कि अलिट्रेशन के बारे में आपको पता ही है कि अलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ
द सेम कंसोनेंट साउंड इन द नियर बाई वर्ड्स, जिसमें कोई कंसोनेंट साउंड या वॉवेल साउंड भी जब कभी रिपीट होता है उसको अलिट्रेशन कहते हैं। और जब भी कभी अगर कंसोनेंट साउंड जब अगर रिपीटेशन होगा तो उसको हम कंसोनेंस बोलेंगे, और वही जब कोई साउंड जब अगर वॉवेल अगर रिपीट होगा तो उस कंडीशन में एजोनेंस बोलेंगे। जैसे कि भी आप इसमें देखेंगे दोनों इस्तेमाल किया गया है, कंसोनेंस भी और एजोनेंस भी। जैसे कि इसमें हैज़ गिवन माई हार्ट, इट्स से हा, इट्स से हा, से एस से सा, फिर एस से सा। फिर यहाँ दोनों देख रिपीटेशन ऑफ साउंड एच एच एस एस। तो इस कंडीशन में यहाँ जब देखेंगे हैज़ गिवन माई हार्ट एंड सेव्ड सम पार्ट, तो इस कंडीशन में ये लाइन में क्या है, अलिट्रेशन का इस्तेमाल किया गया है। दूसरा वर्ड क्या है, एजोनेंस। एजोनेंस देखिए रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड्स है। तो शुक डाउन ऑन मी, देख रहे हैं ना, ओ सु देखिए यहाँ लगा हुआ है। दूसरे में क्या इसमें इस्तेमाल किया गया है, जो कि अभी जानेंगे तो आपको पता भी चलेगा कि इसमें कुछ और भी अभी लिटरेरी डिवाइस इस्तेमाल किए गए हैं, जो अभी जस्ट हम देखते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर भी होगा कि देखते हैं कि इसमें हम इस्तेमाल किया जा रहा है क्या, कि सिंबोलिज्म। अब ये सिंबोलिज्म क्या होता है, सिंबोलिज्म के बारे में जानते हैं क्या कि किसी भी रूप में सिंबल को दे दिया जाता है और उसी से उसको डिनोट करने की कोशिश किया जाता है। जैसे द ब्लैक क्रो सिंबलाइजेज डेथ एंड फियर, ये ब्लैक क्रो किसको सिंबलाइज करता है, डेथ एंड फियर को। आयरनी, आयरनी के बारे में आप जानते भी हैं कि आयरनी का मतलब ही होता है किसी के ऊपर कुछ व्यंग करना और उसके बारे में जो अपोजिट मीनिंग को बताना। द क्रो इज नॉट एसोसिएटेड विथ गुडनेस बट स्टिल मेड अ गुड एक्शन बिकॉज इट सुक ऑफ द स्नो। ये आयरनी है, जो क्रो इसमें गुडनेस को एसोसिएट नहीं किया जाता इन्हें, लेकिन ये एक अच्छी एक्शन को शो करता है, क्योंकि ये अगर नहीं होता तो फिर उसके मूड चेंज नहीं होते पोएट की। इसमें एक और है पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन के बारे में लगभग सारे बच्चे जानते भी होंगे, जिन्हें हम लिटरेरी डिवाइस और फिगर ऑफ स्पीच के रूप में इसको हम मानवीकरण कहते हैं, जिसमें ट्रीटिंग और नॉन लिविंग थिंग्स एज अ लिविंग बीइंग, इट इज़ द एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर्स टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। एक ऐसा जो कि ये ह्यूमन थिंग्स नहीं, ये ह्यूमन तो नहीं होता, ह्यूमन नेचर के तरीका से काम करता है। नॉन लिविंग थिंग्स भी है लेकिन ये फिर ह्यूमन बीइंग के तरीका से काम करेगा, उसी रूप में इसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनिफिकेशन। जैसे हैज़ गिवन माई हार्ट, उसने मुझे क्या दिया, तो उसने मुझे हार्ट भी दिया। यहाँ स्नो किसको सिंबलाइज करता है, तो सिंबलाइज इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट सैडनेस, ब्लिकनेस और डेथ। स्नो किसको सिंबलाइज कर रहा है यहाँ, तो सैडनेस को या ब्लिकनेस जिसको निराशा कहते हैं, और डेथ को इंडिकेट करता है। डस्ट है, डस्ट किसके बारे में बताता है, तो साइक्लिकलिटी ऑफ लाइफ या एब्सेंस ऑफ एक्सिस्टेंस इधर प्री और पास्ट लाइफ, ये दोनों के बारे में मुझे बताता है, जीवन के शुरू का भी और जीवन के अंतिम का भी। और यहाँ हेमलॉक ट्री जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसको बताने की कोशिश की है, ये क्या है, तो हेमलॉक ट्री को उन्होंने बताने की कोशिश करा है क्या कि सिंबलाइजेस प्रोटेक्शन एंड हीलिंग। अगर ये हेमलॉक ट्री नहीं होता उस समय तो पॉइजन के रूप में तो है ही, लेकिन फिर भी ये बताते हैं कि नहीं, कि अगर नहीं होता तो मेरे जीवन में जो भी कुछ बचा हुआ जो उजाला था वो नहीं हो पाता नहीं। और इतना ही इसमें फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल किया गया है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और उसे शेयर भी करें, ताकि अभी करंट में आने वाले जो पेपर्स इंग्लिश के उसमें इससे क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। थैंक्स अ लॉट।